हेलो बच्चों, राम राम सभी बच्चों को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो हमने पीछे के जितने भी लेक्चर्स पढ़े थे उनके आधार पर या उनके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज के इस लेक्चर में भी हम कुछ बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे और हमने नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ा था। तो वो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों को अपना काम करते रहना है, अपना जो चैनल है रूबीडियम उसको सब्सक्राइब कराते रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। बहुत जीरो से हम चल रहे हैं, बहुत बेसिक से हम चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो पीछे के सारे लेक्चर्स देखे हैं तो अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम वो आपको हलवा लग रहे होंगे, है ना। अगर आप लोगों ने पीछे के सारे लेक्चर्स देखे हैं तो ये जो सारे क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं वो सारे के सारे आपको हलवा लग रहे होंगे। और ये कोई डरावने क्वेश्चन नहीं है, इनमें कोई ऐसी कोई बड़ी तोप नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू रिवीजन करते रहना है। और अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट पे देखो, बार बार देखो उसको, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन तक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो यहाँ तक डिस्कस किया था, और इसमें मैंने बता दिया था आपको कि सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज का फॉर्मूला भी बता दिया था, और यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्वेश्चन है ये वाला, जिसे आपको मैं बता दूं बच्चों, क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक साथ। मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, क्वेश्चंस हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे। लेक्चर आपके सेपरेट होंगे, हिंदी मीडियम के लेक्चर्स अलग और इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स अलग। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस एक साथ ही डिस्कस किए थे, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों को हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लगभग सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। तो आज के इस लेक्चर में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको हिंदी मीडियम वालों को कोई समस्या नहीं आएगी। समझ गए बात को। तो देखो क्वेश्चन दिया गया है, आज का जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला है। क्वेश्चन यहाँ है, और ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जो दिए गए हैं, निम्न में से जो दिए गए हैं उनमें कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। क्या बताने हैं बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स बताने, यानी परमाणु बताने। हमें क्या बताने हैं? परमाणु बताने हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि इन 1 kg कैल्शियम कार्बोनेट, इन 1 kg कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। यानी 1 किलो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास में, तो उसमें एटम्स कितने होंगे। अगर हमें वेट दिया हुआ है तो वेट से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो दिया हुआ है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब बहुत सारे कॉमन फॉर्मूले हैं बच्चों जो आपको याद करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चंस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, साथ साथ याद कर लेने हैं। अलग से मैं कोई फॉर्मूले नहीं लिखाने वाला हूँ, और अगर अलग से मैं लिखवा भी दूंगा तो वो आपको बर्डन लगेगा। इससे बेटर है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में डिस्कस करते जा रहे हैं उसको साथ साथ आप याद करते जाओ। समझ गए बात को। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो इसको डिस्कस करने से पहले जरूरी है हमारे पास में कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। किसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। तो देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम HCO3 और उसका होल ट्वाइस। उसका होल ट्वाइस, ये हमारे पास में कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। अब देखो बच्चों ये क्या है? मॉलिक्यूल है, अणु है। ये क्या है? मॉलिक्यूल, ये अणु। तो 1 kg इसका वेट दिया हुआ है हमें, तो सबसे पहले तो निकालेंगे मोल। मोल निकालेंगे तो मोल आ जाएगा हमारे पास में दिया गया भार, और दिया गया भार 1 किलो है तो इसको बदल देंगे ग्राम में, अपॉन अणुभार। अणुभार निकालेंगे इसका, तो देखो बच्चों यहां दिया हुआ है कैल्शियम। अब इसका अणुभार देखें हम तो यहां ध्यान देना, कैल्शियम का होता है हमारे पास में 20 प्लस, अब ये HCO3 के 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये उसका दुगुना है, तो इसको दुगुना कर देंगे। और अंदर का कितना है? हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12
और 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 3 48, और उसका ये अपने पास में इसका अणुभार आ जाएगा। तो देखो 48 और 12 कितने हो गए, 48 और 12 कितने हो गए 60, 60 और 1 61, 61 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 122, 122 को 20 जोड़ेंगे, 122 में 20 जोड़ेंगे तो ये आ गया 144, सॉरी 142। तो हमारे पास में इसका अणुभार आ गया 142, अणुभार आ गया किसका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो मोल आ जाएंगे हमारे पास में 1000 ग्राम और 142 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो ये आ गए मोल, ये आ गए हमारे पास में मोल। हमसे पूछा है क्या, परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स। अब ध्यान देना बच्चों, अगर नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल को हम किससे गुणा कर देंगे, Na से। तो अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, तो वो हो जाएगा हमारे पास में, इस मोल को Na से गुणा कर देंगे इनटू Na, ये आ गया अपने पास में अणुओं की संख्या। अब हमसे पूछा क्या है, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या पूछी है। तो अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इसमें परमाणु की बात करूं तो हाइड्रोजन 1, कार्बन 2 और 3 ऑक्सीजन, तो इस पूरे ब्रैकेट में 5 है, 5 के आगे 2 लगा हुआ है तो ये हो गया 10, 10 और 1 11, तो टोटल परमाणु कितने हैं 11। एक अणु में कितने परमाणु हैं, 11 परमाणु है, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 11 एटम है। कितने एटम है, 11 एटम। तो हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, इतने, तो इतने में कितने एटम होंगे, इतने में कितने परमाणु होंगे, तो इसको मैं इस 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या वो हो जाएगी हमारे पास में 1000 बटा 142 गुणा 11 और गुणा Na का मान आप रख सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, इसको हल तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं बच्चों, हल तो आपको ही करना पड़ेगा ना, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब इसको हल करेंगे तो मैं बता देता हूं वैसे आपको हल। इसका हल था हमारे पास में, जैसे एक 1000 बटा 142 गुणा 11 और गुणा Na, ये दिया हुआ था। इसको हल करेंगे अपन, इसको हल करेंगे तो 1000 बटा 142 गुणा 11, और इसको लिख लेता हूँ 6 गुणा 10 की घात 23। अब देखो ये जाएगा क्या, इससे कैंसिल आउट, ये भी नहीं जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 तो यहाँ भेज देते हैं, ये क्या आती है ना 66, 66 एक यहाँ लगा देता हूँ और इसको कर देता हूँ 10 की घात 2 यहाँ भेज देता हूँ, तो 25 बटा 142, ये हो गया अपने पास में 142। तो 150 हो गया, 150 यानी 4 गुना हो जाएगा लगभग ये, तो ये आ जाएगा अपने पास में 4 पॉइंट। देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 4 16, 16 को छिकवास लिखिए 4 1 5, 568 हो गए है ना, 568 हो गए, तो बच गया कितना 92.92, 920, 920 और ये हो गया अपने पास में 900, तो कितना हो गया 900, 300, 600, 400, 6 बार हो गया, तो 4.6 इंटू 10 की पावर 25 परमाणु। अब बच्चों ये प्रैक्टिस से करोगे तभी ये कैलकुलेशंस हो पाएंगे आपसे, अदरवाइज मेरी तरह आप मन में नहीं कर सकते, आपको पेन कॉपी का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको अलग से बता दूं आपको, तो ये अपने पास में है 660, इसमें भाग देना है अपने को 142 का, ठीक है। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 दूनी 8, 4 4 16, 1 4 4 1 5, 568 हो गए, 4 बच गया कितना 2, 5 15, ये 9 पॉइंट लगा दिया 0 9। अब इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 को 2 लिखी 1, 6 चौके 24, 1 25 का 50 लिखी 2, 6 एकम 6 2, तो ये आ गया 6। अब देखो ये 6 आ गया, बचेगा कितना 8, 11 में से 6 68 बच गया फिर, तो ये 4.6। अब इससे आगे करने की जरूरत हमें है नहीं, तो 4.6 इंटू 10 की पावर 25 यानी 4.6 गुणा 10 की घात 25 जो परमाणु है
अणु की सॉरी परमाणु है या एटम्स के नंबर जो हैं उसमें होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये ऐसे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे वो बेसिक कैलकुलेशन पे हमने डिस्कस किए थे, मतलब हमने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस डिस्कस नहीं करी थी। समझ गए बात को? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चों आज क्वेश्चन ज्यादा हैं तो हम फटाफट डिस्कस करते हैं। ये कर लिया आपने, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है हमें 5.6 लीटर किसके, इथेन के, एसटीपी पे दिया हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताने, नंबर ऑफ एटम्स बताने। एसटीपी पे दिया हुआ है तो हमें पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पर, एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम होगा। यानी इस क्वेश्चन पे हमें ये दिया गया है कि एसटीपी पर इथेन गैस के 5.6 लीटर में कितने परमाणु होंगे, कितने परमाणु होंगे। यानी एसटीपी पर इथेन गैस के 5.6 लीटर आयतन में कितने परमाणु होंगे, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो देखो 1 मोल का हमें पता है, अब मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, 1 मोल का वॉल्यूम होता है एसटीपी पे 22.4 लीटर, ये हमें पता है। हमें मोल निकालने तो मोल निकाल लेंगे, अब सीधे मोल मोल निकालेंगे तो दिया गया आयतन लीटर में और 22.4, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो ये लगभग 4 बार कट जाएगा, तो ये आ गया 1/4 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ इथेन है, इथेन है तो C2H6, C2H6 ये इथेन का फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इथेन का फॉर्मूला है। तो हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो अणु की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या अणु की संख्या, वो हो जाएगी हमारे पास में 1/4 इंटू Na, 1/4 इंटू Na। हमसे पूछा क्या है, परमाणु की संख्या, तो परमाणु कितने हैं टोटल, टोटल परमाणु है 2 और 6 8, 8 परमाणु है। यानी अगर एक C2H6 है तो उसमें 8 परमाणु है, 8 एटम है, 8 परमाणु है या एटम है, ये मैं बोल चुका हूं, एटम को परमाणु बोलते हैं। ठीक है, एक अगर C2H6 है तो 8 परमाणु है, तो हमारे पास में टोटल C2H6 कितने, इतने, तो कुल परमाणु, कुल परमाणु, कुल एटम, टोटल एटम हो जाएंगे हमारे पास में 8 इंटू 1/4 इंटू Na, तो ये हो गया 2, तो ये आ गया हमारे पास में 2Na। Na का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 गुणा 6 गुणा 10 की घात 23, यानी 12 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। तो कुल परमाणु आ गए हमारे पास में 12 गुणा 10 की घात 23 कुल परमाणु। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी डिस्कस कर लिए हैं, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। चलो आगे चलिए, अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इन 100 ml SO3 at 300 Kelvin and 380 mm of Hg, 380 mm of Hg, यानी साफ साफ दिया गया है एसटीपी और एनटीपी की इसमें कोई बात नहीं कही गई है, तो हम 22.4 लीटर यूज नहीं करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर 22.4 लीटर यूज नहीं करना है तो पीवी बराबर एनआरटी से हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 380 mm ऑफ Hg दिया गया है, ये प्रेशर यानी दाब की इकाई होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। दूसरा दिया गया है हमें 300 केल्विन टेम्परेचर, और 100 ml SO3 गैस का दिया गया है। यानी इसको अगर हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो सीधा सीधा ये बोला गया है कि 380 mm ऑफ Hg दाब तथा 300 केल्विन ताप पर SO3 के 100 ml में कितने परमाणु होंगे, SO3 के 100 ml में कितने परमाणु होंगे, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है, यानी नंबर ऑफ एटम्स बताने। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि 1 मोल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा अपने को। क्या निकालना पड़ेगा, 1 मोल का वॉल्यूम। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से देखें,
या ये निकाल लेते, सीधा ही निकाल लेते, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से मोल, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब बच्चों मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, देखो इधर देखना, 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg। अब ध्यान देना बच्चों, अगर एक एटीएम दाब, एक एटीएम प्रेशर है तो वो किसके बराबर होता है? 760 mm Hg के बराबर होता है, 760 mm Hg के बराबर होता है। हमारे को दिया हुआ कितना है? 380 mm Hg। ये देखो इसका जस्ट आधा दिया हुआ है, अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूं, इधर भी 2 का भाग दे दूं, तो मुझे ये दिया हुआ है आधा एटीएम बराबर इसका भाग दिया, तो ये लो 380 mm Hg। यानी ऐसा होता है, ये हमें याद रखना है, ऐसा होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है? ऐसा होता है, ये याद रखना है, एक एटीएम बराबर 7 mm ऑफ Hg, ठीक है? और इसको अगर आधे से भाग दे दो तो ये हमें मिल जाएगा, यानी हमें दाब दिया हुआ है, बेसिकली प्रेशर कितना दिया हुआ है? आधा एटीएम दिया हुआ है, तो दाब हमें दिया हुआ है आधा एटीएम, तो यहाँ आधा एटीएम यूज करेंगे, तो आधा एटीएम यानी 1/2। आयतन हमें दिया हुआ है 100 ml, ml को हम लीटर में यूज करेंगे, तो ये 100 ml, इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे दिया, बराबर। मोल हमें निकालने हैं, तो ये मोल निकाल लिए। आर हमें पता है, जब लीटर एटीएम यूज करेंगे तो 0.082 यूज करेंगे, और टी हमें दिया हुआ है कितना? 300 केल्विन। ये लो, ये टी दिया हुआ है 300 केल्विन। बस कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर देना है, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। n को मैं ऐसे लिख लेता हूं, n इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/2 गुणा 10 गुणा 0.082 गुणा 300, ये आ गए मोल हमारे पास में। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 जीरो से, तो ये 3 जीरो से ये पॉइंट हटा दिया मैंने, तो हमारे पास में आ गया n बराबर, ये 3 3 दूनी 6, 6 1/6 गुणा 8 2, तो मोल आ गए हमारे पास में 1/2, 6 दूनी 12, 8 6 48 और 1 49, इतने मोल आ गए, ये मोल आ गए हमारे पास में। अब हमसे क्या पूछा है? अणुओं की संख्या, सॉरी परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले तो SO3 के परमाणु की संख्या निकालो, SO3 के परमाणु, सॉरी अणुओं की संख्या निकालेंगे, तो SO3 की संख्या, SO3 हो जाएंगे हमारे पास में मोल 1492 इंटू Na। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, तो परमाणु कितने हो जाएंगे? कुल परमाणु हो जाएंगे हमारे पास में इतने अणु 492 इंटू Na, और एक परमाणु, एक अणु में कितने? 3 और 1 4, तो इसको 4 से गुणा कर दो, तो ये ऊपर 4 से गुणा कर दिया, इसको काट दो 1 2 3, तो ये हमारे पास में आ गया 1/2 गुणा Na। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये आ गया अपने पास में। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 ml आइसोओक्टेन, डेंसिटी दी गई है हमें ये ml, यानी 100 ml आइसोओक्टेन हमें दिया गया है, जिसका घनत्व इतना है, तो इसमें परमाणु की संख्या हमें बतानी है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं बच्चों, 5 से 10 सेकंड का, आप इसको ट्राई करो, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं। इसमें कुछ नहीं करना है, अपने को आयतन दिया गया है, आइसोओक्टेन का घनत्व दिया गया है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा बताओ? सबसे पहली चीज तो ये है ml दिया हुआ, तो इसका भार निकालना पड़ेगा, फिर भार से इसका मोल निकालेंगे, मोल से इसके परमाणु अणु निकाल लेंगे, मोल से क्या निकाल लेंगे? अणु निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, और मॉलिक्यूल से फिर क्या निकाल लेंगे? एटम निकाल लेंगे या परमाणु निकाल लेंगे। समझ में आई बात? तो आप इसको अटेम्प्ट करो एक बार। तो आपने इसको उतार अटेम्प्ट किया होगा, देखो मैं बता देता हूँ।
डी बराबर होता है हमारा m अपॉन v, यानी द्रव्यमान, मास अपॉन आयतन, यानी वॉल्यूम। ये अपन ने घनत्व की बात करी थी, ठीक है। तो डी कितना दिया हुआ है 0.8, एम हमें निकालना है और वी कितना दिया हुआ है 10 ml। तो एम आ गया हमारे पास में, एम आ गया, इसको इससे गुणा कर देंगे तो 8 ग्राम, 8 ग्राम आ गया। अब मोल निकाल लो, तो मोल निकालेंगे तो मोल हो जाएंगे, दिया गया भार 8 ग्राम अपॉन इसका अणुभार, अणुभार कितना होगा 12 × 120, सॉरी 12 × 96, 96 और 18 114, 114 ग्राम ये हो गया, ये आ गए मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, अणु की संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 8/114 इंटू Na। ये आ गए हमारे पास में अणु की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणु की संख्या। अब हमसे पूछा है परमाणु की संख्या, यानी परमाणु या एटम। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इसका एक अणु लेता हूं तो एक में कितने 18 और 8 26, एक में कितने 18 और 8 26, तो कुल परमाणु हो जाएंगे हमारे पास में, एक अणु में है 18 26, सॉरी एक अणु में है 26, तो इतने में कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अपने पास में 8/114 गुणा 26 और गुणा Na। गुणा 26 गुणा Na, ये आ गए हमारे पास में। और इसको काटेंगे तो 14 नामा, सॉरी ये नहीं कटेगा इससे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, ये आ जाएगा हमारे पास में 8 गुणा 26 गुणा 6 गुणा 10 की घात 23 बटा 114, 14 एकम 14, 14 दूनी सॉरी 26 एकम 26, 26 गुणा 52 104। कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, 8 3, ये भी नहीं कटेगा, इससे काटेंगे 6 5 6 9 4, ये देखो ये कटेगा, 6 कम 6 6 9 54, 19 आ गए, तो 19 आ गए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे है हमारे पास में क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड अवगाद्रो नंबर, हमारे को कितने साल लगेंगे कि मान लो हमारे पास में अवगाद्रो जो नंबर है, अवगाद्रो जो संख्या है उतने रुपए हैं, हमारे को कितने समय लगेगा, कितनी साल लगेगी अगर हमारे पास में अवगाद्रो नंबर के बराबर रुपए हैं, और हम क्या कर रहे हैं 10 लाख रुपए इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हम खर्च कर रहे हैं। अगर हम 10 लाख रुपए 1 सेकेंड में खर्च करें तो अवगाद्रो नंबर के जितने रुपए को खत्म करने में हमें कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो ध्यान देना बच्चों, सीधी सिंपल सी बात यह है कि 1 सेकेंड में, अब ध्यान देना 1 सेकेंड में हम ले रहे हैं 10 लाख, कितने 10 लाख, तो 100 सेकेंड में, या ऐसे बोल सकता हूं कि एक दिन में होते हैं, या 1 सेकेंड में 10 लाख, तो 60 सेकेंड में होती है 1 मिनट, तो 60 सेकेंड में कितने लाख लगेंगे, तो 60 सेकेंड में लगेंगे हमें 10 गुणा 60 लाख, ठीक है, 60 सेकेंड में लगेंगे 10 गुणा 60 लाख। और हमें पता है ये हो गया 1 मिनट, और 60 मिनट में होता है 1 घंटा, तो ये 60 गुणा 60, ये हो गया हमारे पास में 1 आवर, इतने सेकंड हो गए, तो ये हो गया हमारे पास में 1 आवर, तो इसमें लगेंगे 10 गुणा 60 गुणा 60 लाख, इतना रुपए हम खर्च कर देंगे, कितने में 1 घंटे में, 1 आवर में हम इतना रुपए खर्च कर देंगे, इतना रुपए खर्च कर देंगे हम 1 घंटे में। समझ में आई बात। तो हमारे एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 से गुणा कर देंगे, तो 24 आवर में, 24 आवर और एक दिन 1 डे हम खर्च कर देंगे 24 गुणा 10
गुणा 60 गुणा 60, इतना लाख रुपए हम खर्च कर देंगे एक दिन में। तो हम 365 दिन में कितने खर्च करेंगे? तो 365 से गुणा 365 डे में, 365 डे में हम खर्च कर देंगे, वो हो जाएगा 24 गुणा 10 गुणा 60 गुणा 60। सही तो चल रहे हैं ना अपन? हाँ सही चल रहे हैं। गुणा 60, 2 बार 60 आ गया, ठीक है, गुणा 365, इतने लाख रुपए हम कितने दिन में खर्च कर देंगे? एक ईयर में। एक ईयर में इतने लाख रुपए खर्च कर देंगे, ये समझने की कोशिश करना बच्चों। इतने रुपए हम एक ईयर में खर्च कर देंगे। तो नंबर ऑफ ईयर निकालना है, तो नंबर ऑफ ईयर यानी साल की संख्या, साल की संख्या निकालनी है, तो हमें हमारे पास में अवगाद्रो के बराबर संख्या है, ये लो अवगाद्रो के बराबर संख्या है, और इसका भाग दे देंगे हम जो एक संख्या इसमें हो रहा है, 10 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 365, ठीक है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। 1 2 3, तो यहां बच गया 20, ठीक है, 6 गया, ये लो। अब हमारे पास में आ गए 24 पंजे 120, 24 छिपू 144, तो ये आ गया हमारे पास में 10 की घात 100 इंटू 10 की घात 18 बटा 144 गुणा 365, इतना आ गया बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन। 10 की घात 20 और ये तो हमें दिया गया था 10 की घात 20 अपॉन 144 गुणा 365, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, 1000 इधर ले लेंगे और 10 की घात 17 यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 144 गुणा 365। इसको काटो, देखें कितने से कटता है ये, 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10 200, 5 संता 35, 5 ती 15, ये आ गया, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, इससे काटेंगे तो 2, 2 का मतलब हो गया 140 146, तो बच गया 54, 54 का मतलब हो गया 540, 540 का मतलब हो गया लगभग 7 7 49, 7 इंटू 10 की घात 17, और इसको भाग दे देंगे 144 से, तो ये रफली चल रहा है बच्चों, ये लगभग चल रहा है। अब इसमें देखें तो इसको मैं 2 जीरो इधर दे दूंगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 270 गुणा 10 की घात 15 और 144, तो इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो ये हो जाएगा 244 144 1 पॉइंट समथिंग, यानी इसको अलग से भाग ले, ये रफली आइडिया चल रहा है लगभग 270 144, तो 2 8 8 2, ये तो आगे चला गया, लगभग 2 मान लेते हैं, 2 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 15 साल, इतने ईयर लगेंगे बच्चों अगर अपने पास में अवगाद्रो के बराबर रुपी हैं, और हम 1 सेकंड में अगर 1 लाख रुपए भी खर्च करते हैं तो इतने साल हमें लगेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? आप इसकी कैलकुलेशन और देख लेना एक बार, है ना, मुझे कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है। अपनी दिक्कत क्या हुई है, अपन ने लाख नहीं लगाए बच्चों, लाख, तो लाख का कितना होता है 6, लाख का 5, लाख का 5 लगेगा तो ये 10 आ जाएगा, लाख भी तो लगाना है ना, -5 -5, क्योंकि ये लाख लेके चले ना अपन, लाख लेके चले तो 10 की घात -5 भी तो लगाना है, ये मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो 10 की घात 10 आ जाएगा। समझ गए बात को? आगे चले अब
अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर, अगर हमारे पास में जो वायु है उस वायु में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 लीटर एयर एट 300 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर। अब ये ध्यान देना बच्चों, 300 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर दिया गया है, यानी ये एसटीपी और एनटीपी नहीं है, एसटीपी और एनटीपी नहीं है, पहली चीज तो ये। तो हमें सबसे पहले तो एसटीपी और एनटीपी पे वॉल्यूम निकाल, सॉरी 300 केल्विन और 1 एटीएम पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पीवी nRT से, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो वायु है उसमें 21% ऑक्सीजन है, और अगर हमारे पास में 1 लीटर वायु है तो 1 लीटर वायु में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के कितने अणु प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो 1 मोल गैस का आयतन निकालना पड़ेगा, दाब हमें दिया हुआ है 1 एटीएम, आयतन हमें निकालना है, एन हमें 1 मोल मानना है, ये 0.082 और ये टी दिया हुआ है 300 केल्विन। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास में, इसको कैंसिल आउट सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो चला गया इधर, कहीं गड़बड़ है क्या, एटीएम 300 केल्विन 0.0, हाँ ये यहाँ पर गड़बड़ है 0.082, ठीक है। तो ये हटा देंगे तो ये 8 आ गया, तो 8.2 इंटू 3, तो ये आ गया 6 8 24 24.6 लीटर। तो 1 लीटर का 1 मोल का वॉल्यूम आ गया हमारे पास में, आयतन आ गया 24.6 लीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि जो वायु है, एयर है, उसमें 21% ऑक्सीजन है, और हमारे पास कितनी लीटर है, एयर है हमारे पास में 1 लीटर, 1 लीटर एयर है, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन 1 लीटर की 21%, तो ये इसका 21% निकाल लिया हमने, तो ये हमारे पास में आ गई 0.21 लीटर, कितनी आ गई 0.21 लीटर। तो अब मोल निकालेंगे, तो मोल आ जाएंगे हमारे पास में दिया गया आयतन कितना 0.21 अपॉन 24.6। अब हमें अणु निकालने हैं, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल निकालने होंगे O2 के, तो हमें जो मोल दिए हुए हैं उसको Na से गुणा कर देंगे, तो मोल है हमारे पास में 0.21 गुणा बटा 24.6, और इसको Na से गुणा कर देंगे। Na का मान हमें पता है कितना होता है, 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, बस लैंग्वेज ही तो नहीं लिखी हुई थी, है ना। तो ये बेसिक से हमने किए थे, अब इसको देखो कैलकुलेट करके बताऊं तो मैं कैलकुलेट भी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 21 अपॉन 24.6 इंटू 6 गुणा 10 की घात 23, ये था। इसको कैलकुलेट कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट हटाओ पहले, तो पॉइंट हटाने की जरूरत ही नहीं है। 6 4.1 है ना, 4.1 हो गया, तो ये लगभग देखो इसका डबल है लगभग, ये यानी पॉइंट हटाएं तो इसका पॉइंट हटाएं तो ये लो 0, इसका पॉइंट हटाएं तो ये ऊपर लग गया, ये इसका लगभग डबल है, डबल मान लेता हूँ मैं, लगभग डबल है, डबल तो नहीं है। तो 10 गुणा 10 की घात 23 बटे 2 गुणा 100, ये आ गया 5, ये 2 तो 21, तो हमारे पास में आ गया 5 गुणा 10 की घात 21, ये लगभग है, ये मॉलिक्यूल है O2 के, O2 के अणु आ गए हमारे पास में, ये O2 के अणु हमारे पास में आ गए। समझ गए बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है वॉल्यूम रेशियो ऑफ हीलियम, ओजोन एंड मीथेन 1:2:3 at given temperature and pressure, give ratio of their masses and atoms, उनके मास का और उनके एटम्स का रेशियो हमें बताना है। सिंपल सी बात है बच्चों। अब देखो यहाँ पर एसटीपी और एनटीपी नहीं बोला है, गिवन कंडीशन बोली है, तो गिवन कंडीशन पे अब बात करेंगे, तो रेशियो हम जब निकालेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, हिंदी में मैं आपको समझा दूं, तो हीलियम,
ओजोन और मीथेन गैस के आयतन का अनुपात हमें दिया गया है। हीलियम, ओजोन और मीथेन गैस के आयतन का अनुपात हमें दिया गया है 1:2:3 किसी टेम्परेचर, किसी तापमान और दाब पर। ठीक है, अगर हमें उनका द्रव्यमान का अनुपात निकालना है और उनके परमाणु का अनुपात निकालना है, तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात करें तो हमें दिया गया है हीलियम, ये लो हीलियम अनुपात, ये लो ओजोन O3, ये लो मीथेन CH4, ये अनुपात हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम उसके आयतन का अनुपात देखें तो 1:2:3 दिया गया है, कोई बात नहीं। अब अगर इनके आयतन का अनुपात ये दिया गया है तो मैं इसको x से गुणा कर दूं, यानी अनुपात को तो x से गुणा कर ही सकते हैं ना, x से गुणा कर सकते हैं, तो मैं इसको x से गुणा कर दूं, 1 गुणा x, 2 गुणा x, 3 गुणा x, और अब अगर मैं मोल निकालूं तो मोल आ जाएगा दिया गया आयतन बटा 1 मोल का आयतन, और 1 मोल का आयतन हमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो 1 मोल का आयतन मैं मान लेता हूं y, तो x 1 इंटू एक्स अपॉन वाई, 2 इंटू एक्स अपॉन वाई, 3 इंटू एक्स अपॉन वाई, ये इनके मोल का अनुपात आ गया। अब हमें किसका निकालना है, इनके द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का मास का निकालना है, द्रव्यमान मास का अनुपात निकालना है, तो ये इसके मोल आ गए। अब हीलियम का मास कितना होता है 4, तो मास से गुणा कर देंगे तो उसका द्रव्यमान आ जाएगा, तो x बटा वाई इंटू 4 अनुपात, इसको लिख दूं मैं x अपॉन वाई गुणा 2, और ये है ओजोन, ओजोन का कितना होता है 16×3=48 अनुपात x अपॉन वाई, और ये 3 गुणा मीथेन का होता है कार्बन 12 और 4 16। तो देखो बच्चों, ये तो सब में कॉमन है, ये तो कट गया। अब यहां से 4 से भी काटे 4, ये 12×48, 4×4 16, तो हमारे पास में इनके द्रव्यमान मास का अनुपात आ गया, मास का अनुपात आ गया, वो आ गया यहां बच गया 1, तो 1 अनुपात 12×24 अनुपात 4×12, ये तो आ गया हमारे पास में इनके द्रव्यमान का अनुपात सॉरी। अब देखो हमें निकालना है इनके एटम्स का, यानी परमाणु का अनुपात। तो सबसे पहले तो मोल देखो, मोल ये दिया हुआ है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, मोल का अनुपात ये सब में कैंसिल आउट हो गया, यहीं पे देखो, आगे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आगे तक लेके गया तो मैं यहाँ कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोल का अनुपात है हमारे पास में 1 अनुपात, मोल का अनुपात है हमारे पास में 1:2:3, 1:2:3, तो मॉलिक्यूल का अनुपात हो जाएगा, मॉलिक्यूल का अनुपात 1 इंटू Na अनुपात 2 इंटू Na अनुपात 3 इंटू Na, मोल को किससे गुणा कर देंगे Na से, तो Na भी कॉमन है, तो परमाणु हो जाएंगे, एटम हो जाएंगे हमारे पास में, ध्यान देना बच्चों, परमाणु हो जाएंगे। हीलियम में कितना है 1, यानी Na इंटू 1, ओजोन में कितने हैं 3, तो 2 गुणा 3 सॉरी 2 गुणा 3 इंटू Na अनुपात, इसमें कितने 4 और 1 5, तो ये हो जाएंगे 3 गुणा 5 इंटू Na, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Na तो सब में कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास में 1:3×6 अनुपात 15, तो ये इनके परमाणु का अनुपात आ गया, नंबर ऑफ एटम्स का अनुपात या रेशियो आ गया है। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास में परमाणु या अणु का अनुपात आ गया है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखो हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया गया हमें, चलो कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी सी एरर है क्योंकि ये ओवरलैपिंग हो गया उसके। मिनिमम वेट इज इन्वॉल्व इन विच केस, यानी साफ साफ बोला गया है इसमें कि कौन सी स्थिति में न्यूनतम द्रव्यमान होगा, कौन सी स्थिति में न्यूनतम द्रव्यमान होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ दिया गया है ग्राम एटम, ग्राम एटम दिया गया है पहले वाले में, तो ये तो दिया गया है मोल, सीधा मोल, तो सोडियम के कितने मोल दिए गए हैं 0.2 मोल,
तो इसका वेट निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 गुना सोडियम का होता है 23, तो 4.6 ग्राम। सीधी सी बात ये है। दूसरा दिया गया इतने कार्बन एटम, इतने, ये 10 की घात 21 है, इसको सही कर लेना बच्चों, ये 10 की घात 21 है, ठीक है। तो कार्बन एटम, तो इसके मोल निकालेंगे तो मोल आ जाएंगे हमारे पास में 3 गुना 10 की घात 21 बटा 6 गुना 10 की घात 23, तो 1/2 और ये 23 यानी 10 की घात 2, तो ये 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 गुना 10 की घात माइनस का 3 मोल आ गए। मोल किसके? कार्बन एटम के। तो भार निकालना है, तो भार हो जाएगा हमारे पास में 5 गुना 10 की घात माइनस का 3 गुना 1 का होता है 12, 12 पंजे 60, तो ये हो गया 66 गुना 10 की घात माइनस का 3, तो ये आ गया 0.06 ग्राम। इसका है 4.6 ग्राम, इसका आ गया हमारे पास में 0.06 ग्राम, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अगला, 1 मोल सल्फर एटम, 1 मोल सल्फर एटम का भार सीधा सीधा पता है हमें, 1 मोल सल्फर एटम का भार होता है 32 ग्राम, 32 ग्राम। अगला दिया गया 7 ग्राम सिल्वर, तो मिनिमम वेट इन्वॉल्व किसमें, इसमें सीधा सीधा बोला गया 7 ग्राम, 7 ग्राम। तो सबसे कम वेट किसमें है? पहले वाले जो ऑप्शन है, पहले वाले ऑप्शन में है 4.6 ग्राम, दूसरे वाले ऑप्शन में है 0.06 ग्राम, तीसरे वाले ऑप्शन में है 32 ग्राम और फोर्थ वाले ऑप्शन में है 7 ग्राम। तो सबसे कम वेट, सबसे कम भार है हमारे पास में इसमें 0.06 ग्राम, और ये कौन सा ऑप्शन है? 2, सेकेंड ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप ये समझ पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे चले अब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, इन विच गैस, गैस दी गई है, ध्यान रखना, देयर आर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? सेम नंबर में मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? सेम नंबर में, एट प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑक्सीजन, इनमें से कौन सी गैस में जो 16 ग्राम ऑक्सीजन में प्रेजेंट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं? इनमें से कौन सी गैस में जो 16 ग्राम ऑक्सीजन में जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उतने ही प्रेजेंट है? तो हमें पता है बच्चों 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस। तो जब भी गैस की बात आएगी तो बच्चों O2 है, O2 है तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? मोल हो जाएंगे हमारे पास में 16 ग्राम दिया गया भार बटा O2 का होता है 32 ग्राम, तो हमारे पास में आ गया आधा मोल, और आधे मोल में O2 हो जाएंगे, O2 हो जाएंगे आधा Na। इतने O2 के मॉलिक्यूल है, तो इतने किस में प्रेजेंट है हमें ये देखना है। तो पहले में देखें, पहला देखो 16 ग्राम, 16 ग्राम दिया गया है, 16 ग्राम अपॉन O3, O3 यानी 48 ग्राम, 3 ऑक्सीजन है ना, तो 1/3, 1/3 मोल, तो अणु हो जाएंगे हमारे पास में 1/3 Na। तो पहला तो नहीं है। दूसरा देखो 16 ग्राम SO2, तो मोल हो जाएंगे हमारे पास में 16/SO2, 32 और 32 64, 1/4, 1/4, तो अणु हो जाएंगे 1/4 Na। ये भी नहीं है। तीसरा देखो, तीसरा 32 ग्राम SO2, तो 32 ग्राम SO2 मोल दिया गया है, 32 ग्राम SO2 का भार अभी हमने निकाला था 64 ग्राम, तो ये आ गया हमारे पास में 1/2, तो अणु हो जाएंगे 1/2 Na, और इतने ही ऑक्सीजन में प्रेजेंट है 1/2 Na, तो यानी ये ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, हमने दो तो कैंसिल आउट कर दिए, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है, आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वन मोल CO2 corresponding to, अगर 1 मोल CO2 हमारे पास में है तो वो किसके बराबर होगी, क्या होगा उसके बराबर? 1 मोल CO2 है, 1 मोल कोई भी गैस हो तो उसका 22.4 लीटर आयतन होगा, कब? जब STP और NTP दिया हुआ हो। तो हमें CO2 गैस दी गई है और CO2 का कितना मोल दिया गया है? 1 मोल, और 1 मोल का आयतन STP और NTP में 22.4 लीटर होता है,
तो 22.4 लीटर 1 एटीएम और 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 नहीं होता बच्चों, वो 273 केल्विन होता है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एक एटीएम तो सही दिया हुआ है, लेकिन एसटीपी और एनटीपी पे नहीं दिया हुआ है, तो 22.4, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा 44 ग्राम, 1 मोल SO2 है, CO2 है। CO2 अगर 1 मोल है हमारे पास में, तो 1 मोल CO2 का भार उसके अणुभार के बराबर होता है, और इसका अणुभार है 12 प्लस 32 यानी 44 ग्राम। तो दूसरा सही है, यानी 1 मोल CO2 44 ग्राम के बराबर है, ये सही है। अगला देखो, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे CO2 के, तो मॉलिक्यूल तो होंगे कितने 1 मोल में, Na के बराबर। और अणु की बात करें, सॉरी मॉलिक्यूल या अणु तो होंगे Na के बराबर 1 मोल में, लेकिन परमाणु यानी एटम की बात करें तो इसको 3 से गुणा और करेंगे तो 3 Na, 3 × 6.02 गुणा 10 की घात 23 एटम या परमाणु, तो ये भी गलत है। और ये चौथा तो होगा ही नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो गया बच्चों सेकंड ऑप्शन। आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। The mass of carbon present in 0.5 mole of K4FeCN6, यानी अगर इसके आधा मोल हमारे पास में प्रेजेंट है तो कार्बन का मास कितना उपस्थित होगा। अब ध्यान देना बच्चों, अगर ये एक अणु हमारे पास में है, एक अणु K4FeCN6, अगर ये एक है तो इस एक में कार्बन कितने हैं? ये 6 कार्बन है। कार्बन के आगे 6 लगे हुए तो 6 कार्बन है। अगर ये 1 मोल हो जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, 1 मोल ये हो जाएगा तो कार्बन के कितने मोल हो जाएंगे? 6 मोल कार्बन हो जाएंगे। लेकिन ये हमारे पास में है कितना? आधा मोल। कितना है? आधा मोल। तो इसको आधे से गुणा कर दो, आधा ये लो, तो दोनों साइड आधे से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.5 × 6 मोल कार्बन। तो कार्बन के कितने मोल आ गए? आधे से गुणा करेंगे तो 3 मोल कार्बन आ गए। कितने मोल कार्बन आ गए? 3 मोल कार्बन हमारे पास में आ गए हैं। और हमें पता है कि कार्बन अगर हमारे पास में 1 मोल है तो 1 मोल कार्बन का भार होता है, 1 मोल कार्बन होता है हमारे पास में 12 ग्राम। तो 3 मोल हो जाएंगे, 3 मोल कार्बन हो जाएंगे हमारे पास में 3 × 12 यानी 36 ग्राम। तो इतने मोल इसमें कार्बन की मास कितना है? 36 ग्राम। तो आंसर है 4। कौन सा आंसर सही है बच्चों इसका? 4। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। देखो बच्चों, आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। अगर आपको बहुत ही प्यारा और अच्छा कंटेंट पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से हीरो वाला कंटेंट चाहिए, बिल्कुल केमिस्ट्री का डर भगाना है, तो आपको रूबीडियम चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा और कंटिन्यू आप इससे जुड़े रहिए। आप इनके लेक्चर्स का रिपीट करिए, अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए उनको, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। इस कंटेंट का पूरा फायदा आप खुद ही नहीं उठाए, बांटने से बढ़ती है कोई भी चीजें, खुशियां बढ़ती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में इनको शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। और आज जितने भी लेक्चर हमने पहले किए थे उनके आधार पर, उनके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनमें कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। जितने क्वेश्चंस हमें करने थे, लगाने थे, उतने क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। और इसके बाद में भी अगर जितने लेक्चर हमने जो किए हैं, अगर समस्या आ रही है तो आपको ये लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि इतना बेसिक से करने के बाद में भी ये कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत ही प्यारा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चों। बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद। राम राम।